हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा की समवर्ती स्थिति या कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा था संविधान क्या है और संविधान की विशेषताएं क्या हैं। उस टॉपिक को अगर आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स तैयार करता है जिसमें पावर का डिवीज़न होता है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होता है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंटर गवर्नमेंट में, ताकि आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जा सके। तो यहाँ जब हम शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच में, तो उनको बोला जाता है लिस्ट ऑफ पावर। तो ये लिस्ट ऑफ पावर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 तो हमने जान ही ली। एक है संघ सूची, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट जिस पे अपने नियम बनाती है, लॉ बनाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सेंटर लिस्ट या संघ सूची के नाम से। दूसरा है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉ बनाती है या नियम बनाती है, उसको हम जानते हैं राज्य सूची के नाम से या स्टेट लिस्ट के नाम से। और तीसरी ऐसी चीज़ है जिसमें रूल या नियम बनाने की पावर दोनों को दी गई है, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों ही उस मुद्दे पर रूल बना सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। जो यूनियन लिस्ट है उसमें इंक्लूड है डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर। और जो स्टेट लिस्ट है, यानी कि जिसमें स्टेट के पास पावर होती है लॉ बनाने की, वो हैं पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और तीसरा जो कंबाइंड है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, वो है फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज। और सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा समवर्ती सूची में इंक्लूड है, जिस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड नहीं था। जैसे हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि उसको टाइमली मॉडिफिकेशन किया जा सकता है एक प्रोसेस के तहत। तो एक अमेंडमेंट हुआ 1946 में, जिसको हम 42वां संवैधानिक संशोधन के नाम से जानते हैं, जिसमें शिक्षा को राज्य के विषय के रूप में पहले इंक्लूड था ये, और अब इसे बाद में समवर्ती सूची में इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र कर दिया गया किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसके बाद जो है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय बन गया। अब बहुत क्लियर से शब्दों में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एक वो विषय है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पॉलिसी बना सकती है या लॉ बना सकती है, और सेंटर गवर्नमेंट भी पॉलिसी या लॉ बना सकती है। तो कौन कौन से उस अमेंडमेंट के बाद कौन कौन सी पॉलिसीज़ को चेंज किया गया, अडॉप्ट किया गया, और एजुकेशन में किस तरीके से कानून बनाने की पावर स्टेट और सेंटर को दी गई। इन केस वैसे तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जब पावर डिवाइड होती है तब तो हमें पता होता है कि हम यहाँ पे किस तरह की पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही के पास जब पावर होती है तो वो एक उलझा हुआ विषय हो जाता है। तो यहाँ भी एक चिंता का विषय है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन केस स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है और दोनों में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि भारत को फेडरलिज्म माना जाता है, संघवाद माना जाता है, तो लास्ट जो डिसीजन होता है वो सेंटर गवर्नमेंट के पास होता है, यानी कि संघ के पास होता है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शिक्षा को समवर्ती सूची में ऐड करने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। देखिए, हम भारत में रहते हैं और भारत विविधताओं का देश है। तो इस डाइवर्सिटी में यूनिटी को इंक्लूड करने के लिए हमने ये प्रोविज़न अडॉप्ट किया, ताकि पूरे भारत में एक जैसी एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा सके। दूसरा रीज़न क्या था, हम नेशनल इंटीग्रेशन के साथ साथ इमोशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे भारत में एक जैसा जो स्ट्रेटजी है, एजुकेशनल स्ट्रेटजी, एक जैसा एजुकेशन करिकुलम है, एक जैसा सिलेबस है, या एक जैसे टीचर्स और स्टूडेंट के लिए गाइडलाइंस हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अलग जो चीज़ें हैं वो महसूस नहीं होगी। हमें लगेगा कि हम एक ही भारत का हिस्सा हैं, और ये सभी चीज़ें हमें इमोशनली कनेक्ट करेंगी।
करेंगी। और सबसे बड़ी जो इसका फ़ायदा है वो क्या है कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिएट होगा, यानी कि जब पूरे भारत में एक जैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया जाएगा और केंद्र सरकार को ये शक्ति दी जाएगी कि वो निगरानी रखे, तो इससे क्या होगा, एक सेंट्रल डिसिप्लिन क्रिएट होगा। और सबसे जो फ़ायदा है, सबसे मेजर फ़ायदा है कि जब भी हम स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन पे खर्च करने के लिए पैसा अलॉट करते हैं तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट कहीं और खर्च कर देती थी। इससे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते थे। तो अब जब सेंटर गवर्नमेंट की ऑब्जर्वेशन में सारा काम होगा तो नेचुरल सी बात है, क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होगी और एजुकेशन में नई नई टेक्निक, नई नई स्ट्रेटजी, नए नए रिसर्च वर्क इंक्लूड होंगे। क्योंकि पहले अगर ये स्टेट गवर्नमेंट में हम इसको इंक्लूड करते तो जो रिसर्च होती थी, जो स्ट्रेटजी होती थी, हर स्टेट की अलग अलग हो सकती थी। लेकिन अब जब नेशनल लेवल पे हम एक जैसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो हमारी रिसर्च का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा ब्रॉड होके स्टेट लेवल से बाहर निकल के वो नेशनल लेवल तक बिल्डअप होगा। तो इसीलिए हमने इसको समवर्ती सूची का विषय बनाया। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा की समवर्ती स्थिति क्या है। जैसा कि हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, जिसमें से जो 7th शेड्यूल है उसमें पावर को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट में, और पर्टिकुलर एक लिस्ट बनाई गई है कानून बनाने की। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन के शब्दों में एंट्रीज बोलते हैं। तो एंट्री जो है 63 और 64 जो एंट्री हैं उनमें एजुकेशन से संबंधित कंसेप्ट का जिक्र किया गया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक शब्दावली पढ़ें तो बड़ी टिपिकल सी है, जैसे आप सामने स्लाइड में देख ही पा रहे हैं कि कुछ पुरानी यूनिवर्सिटीज़ जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी सेंटर गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी, यानी कि इनके रूल रेगुलेशन सेंटर गवर्नमेंट बनाएगी। इस तरीके से अगर सेंटर को लगता है कि कोई भी राष्ट्रीय महत्व की यूनिवर्सिटीज़ ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में हरियाणा में भी महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और थोड़ा सा इजी वे में आपको बताएं, जैसे KVS, NVS केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर रन करते हैं। उनके रूल रेगुलेशन जो हैं वो सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन वो स्कूल हरियाणा, पंजाब सब जगह ओपन हुए आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अगर जो प्रोजेक्ट सेंटर गवर्नमेंट चाहती है तो वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को अपने अंडर करके उसको सेंटर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर सकती है। सेम सिचुएशन अगर हम एंट्री 64 में देखें तो यही फॉर्मूला टेक्निकल एजुकेशन पे भी अप्लाई होता है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको राइट डाउन करें तो आसान शब्दावली में हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड्स हैं वो बड़े टिपिकल हैं, उन्हें लर्न करना थोड़ा सा हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्टेट लिस्ट की, यानी कि स्टेट में कितनी एंट्रीज़ हैं और एजुकेशन से संबंधित एंट्री कौन सी है। स्टेट लिस्ट में टोटल 59 सब्जेक्ट या एंट्रीज़ हैं, जिसमें से एजुकेशन से रिलेटेड है एंट्री 11, और उसमें भी कुछ धाराएं हैं जो एजुकेशन से संबंधित है, जैसे 63, 64, 65 और 66 धाराएं हैं जो एजुकेशन से संबंधित हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे SC ST जो की कैटेगरी है उस कैटेगरी की को ध्यान में रखना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिक्षा पे ध्यान रखना हर स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना भी स्टेट गवर्नमेंट की एक ड्यूटी है, एक नैतिकता है। और समवर्ती सूची में एंट्री 25, एंट्री 25 जो है उसका संबंध है प्रोफेशनल एजुकेशन से। टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग, मेडिकल साइंस से संबंधित प्रावधान समवर्ती सूची का विषय है।
डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है आसान शब्दावली में आपको समझाने की। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।